विद्यार्थियों नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में सामंतवाद के अर्थ, उसके उत्थान और उत्थान के कारणों के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम सामंतवाद के पतन के कारणों की चर्चा करेंगे। जिन परिस्थितियों ने इस प्रथा को जन्म दिया था उन्हीं ने इसके पतन को आमंत्रित किया। सामंती प्रथा में अनेक दोष थे और समय के साथ साथ उसका स्वरूप भी विकृत होने लग गया, अतः उनका पतन स्वाभाविक ही था। उनके पतन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी माने जा सकते हैं। पहला है बारूद और बंदूक। सामंती प्रथा के अभ्युदय का प्रमुख कारण उनके सुदृढ़ दुर्ग तथा सैनिक शक्ति थी, जिसके बल पर वे दूसरों को सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। सामरिक दृष्टि से सामंत लोग इन गढ़ों की ओट में, दुर्गों की ओट में आक्रमणकारी से मुकाबला करने में समर्थ बन गए थे। सामंत लोग प्राय घोड़ों पर सवार होकर भाले तथा बर्छे से लड़ते थे, परंतु 13वीं शताब्दी के बाद सामरिक कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अब लंबे धनुष बाणों का उपयोग बढ़ गया, जिसके सामने सामंतों के भाले बर्छे बेकार सिद्ध हुए। बाद में बारूद के उपयोग ने सामंती शौर्य के महत्व को ही समाप्त कर दिया। बारूद के उपयोग से अब तक अपराजय समझे जाने वाले सामंती दुर्ग बालू मिट्टी के भवन की भांति ढहने लगे। मध्ययुग के उत्तरार्ध में बंदूकों का प्रचलन हो गया, जिनका उपयोग करने के लिए पदाती सेना का नए सिरे से गठन किया गया। बंदूकधारी पदाती सेना की उपयोगिता के कारण सामंती घुड़सवार सेना जो थी उसका महत्व जाता रहा। बारूद पर राजाओं ने शुरू से ही अपना एकाधिकार कायम कर रखा था तथा बंदूकधारियों की स्थायी वैतनिक सेना भी राजाओं ने रखनी शुरू कर दी, जिससे राजा लोग अब अपने सामंतों की सैनिक सेवा पर आश्रित रहने अथवा उनसे भयभीत होने से बच गए। इन बदली हुई परिस्थितियों में सामंतों के लिए अपना महत्व बनाए रखना असंभव हो गया। नेक्स्ट है धर्म युद्धों का प्रभाव। ईसाइयों के पवित्र तीर्थ स्थान जेरूसलेम पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। ईसाई लोग इसको पुनः प्राप्त करना चाहते थे। जेरूसलेम के अधिकार को लेकर ईसाइयों और तुर्कों के मध्य 1095 ईस्वी से 1291 ईस्वी तक 7 प्रमुख युद्ध लड़े गए, जिन्हें इतिहास में धर्म युद्ध अर्थात क्रूसेडर्स कहा जाता है। ईसाइयों के सर्वोच्च धर्माधिकारी रोम के पोप की अपील पर असंख्य सामंत अपने अनुचरों तथा सैनिकों के साथ धर्म युद्धों में भाग लेने मध्य एशिया पहुंचे। उनमें से अधिकांश सामंत और उनके जो सैनिक थे वो युद्धों में मारे गए, बहुत से वहीं बस गए। धर्म युद्धों में ईसाइयों की पराजय के कारण समाज में जो सामंतों का सम्मान था वो घट गया और जनता को विश्वास हो गया कि अब उनका जीवन सामंतों के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं है, अर्थात जनता में सामंतों पर विश्वास कम हुआ। अतः जनता शासकों को सहयोग देने लगी। शासकों ने भी स्थिति का लाभ उठाकर से सामंतों की शक्ति को कुचलना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि जो सामंती तंत्र है वो 18वीं सदी तक अस्तित्व बनाए रहा, परंतु अब उनकी जो गरिमा थी वो नष्ट हो चुकी थी। अब केवल राज दरबारों की शोभा मात्र बनकर रह गया था सामंत। किसानों के विद्रोह नेक्स्ट कारण है। किसानों के विद्रोह। सामंती व्यवस्था में जो सर्वाधिक शोषण था वो किसानों का किया जाता था। 14वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड तथा फ्रांस के किसानों में सामंती शोषण के विरुद्ध असंतोष के लक्षण प्रकट होने लगे। दुर्भाग्यवश 1348 से 51 ईस्वी के मध्य यूरोप में काली मौत नामक भयंकर महामारी फैल गई। इस महामारी के कारण यूरोप की जो लगभग आधी जनसंख्या थी उसको इस महामारी ने निगल लिया। बचे हुए जो किसान थे, इससे किसानों की भी संख्या में काफ़ी कमी आई और बचे हुए किसान अधिक वेतन और पारिश्रमिक एवं सुविधाओं की मांग करने लगे। सामंत लोगों को विवश होकर उनके प्रति उदारता का रुख अपनाना पड़ा, क्योंकि उनकी जो जमीनें थी बिना काश्त के बंजर होने लगी थी।
जिससे उनकी आय में काफ़ी कमी आने लगी। इसके अलावा किसानों के पास नगरों को पलायन करने का विकल्प भी था, इसीलिए वे अधिक सुविधाओं की मांग करने लगे। 1381 ईस्वी में वाट टाइलर के नेतृत्व में इंग्लैंड के हजारों किसानों ने विद्रोह का झंडा फहरा दिया। इस अवसर पर पादरी जॉन बॉल का ओजस्वी भाषण हुआ, जिसमें पादरी ने किसानों की दयनीय आर्थिक अवस्था से उनको अवगत कराया और इसका मूल कारण पादरी ने सामंतों के शोषण को बताया। इस ओजस्वी भाषण से किसान खुले रूप से विद्रोही बन गए। इन्हीं दिनों फ्रांस में भी किसानों का विद्रोह हुआ, जिसे जैकरी वर्ग का विद्रोह कहते हैं। सैनिक शक्ति के द्वारा ये जो किसान विद्रोह थे, किसान आंदोलन था, इनको कुचल दिया गया। पादरी जॉन बॉल को फांसी दे दी गई और वाट टाइलर को छुरा भोंककर मारा गया। अपने नेताओं के मारे जाने से किसान और विरुद्ध हो गए तथा विवश होकर सामंतों को केंद्रीय सत्ता का सहयोग लेना पड़ा, जिससे कि उनके मान सम्मान को गहरा आघात पहुंचा। नेक्स्ट है व्यापारियों का विरोध। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोप के जो व्यापारी थे वो पश्चिमी एशिया के देशों से संपर्क में आए और उन देशों के साथ व्यापार करने लगे। जो जो व्यापार में वृद्धि होती गई, व्यापारी वर्ग की धन संपदा में भी वृद्धि हुई। व्यापार वाणिज्य के विकास के फलस्वरूप नगरों का विकास हुआ और कई प्रकार के उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। नगरों के विकास के फलस्वरूप व्यापारी वर्ग में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की भावना पनपने लगी। इस वर्ग ने यह अनुभव किया कि उनके व्यापार वाणिज्य की सुरक्षा तथा सफलता अब सामंत प्रथा पर नहीं अपितु शक्तिशाली राजाओं पर है। व्यापारी वर्ग सामंत प्रथा का एक अन्य कारण से भी विरोधी था। उन्हें प्रत्येक सामंत की जागीर से गुजरने वाले माल पर चुंगी देनी पड़ती थी, अर्थात व्यापारियों को स्थान स्थान पर चुंगी चुकानी पड़ती थी। उनका मानना था कि केवल एक ही शासक का शक्तिशाली राज्य स्थापित होने पर उन्हें केवल एक बार ही चुंगी चुकानी पड़ेगी। इस नवोदित व्यापारी वर्ग के पास धन, बुद्धि और जनसाधारण में प्रतिष्ठा थी, परंतु प्रशासन में व्यापारी वर्ग का कोई महत्व भी नहीं था। सामंतों की तुलना में व्यापारी वर्ग को बहुत ही निम्न स्थान प्राप्त था, जबकि अनेक सामंत इस वर्ग के ऋण भार से दबे पड़े थे। ऐसी स्थिति में व्यापारिक वर्ग में सामंतों के प्रति असंतोष पनपना स्वाभाविक ही था। अतः उन्होंने सामंतों की शक्ति के पतन हेतु राजाओं को आर्थिक सहयोग देना शुरू किया। व्यापारियों की आर्थिक सहायता से राजा लोग नियमित सैनिक भर्ती कर पाए थे और इसी के सहारे उन्होंने सामंतों की शक्ति को नियंत्रित किया। नेक्स्ट है मुद्रा का प्रचलन। मध्य युग में व्यापक पैमाने पर मुद्रा का प्रचलन यूरोप की अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ। अब प्रत्येक वस्तु सिक्के के माध्यम से खरीदी जाने लगी। इससे पहले जो सामंती व्यवस्था थी उसमें वस्तु विनिमय की प्रथा थी। अब सामंतों को भी अपने भोग विलास तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए मुद्राएं खर्च करनी पड़ी। इस स्थिति में उन्होंने किसानों से व्यक्तिगत सेवाओं के बदले नकद धन की मांग की। इससे सामंतों का महत्व कम हो गया। बहुत से सामंत जो धन के लिए अधिक लालायित थे, उन्होंने धन लेकर कृषक दासों को स्वतंत्र करना भी शुरू कर दिया। उधर व्यापारी वर्ग राजा के कोष को नकद धन से भरने लगे थे। इससे राजाओं ने नकद वेतन देकर नियमित सेना का गठन करना शुरू कर दिया और वे सामंतों के सैनिक सेवा के आश्रित नहीं रहे। इस प्रकार मुद्रा के प्रचलन से एक ओर तो सामंतों का प्रभाव कम हुआ और दूसरी ओर राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। व्यापारी वर्ग के विरोध ने सामंतों को पहले से ही कमजोर कर दिया था। नेक्स्ट है राजाओं की शक्ति में वृद्धि। 9वीं एवं 10वीं सदी के अव्यवस्थित और अशांत वातावरण एवं निर्बल शासकों की उपस्थिति के कारण ही सामंत प्रथा पूर्ण रूप से विकसित हो पाई थी। जब तक राजाओं की शक्ति निर्बल रही, सामंत प्रथा अधिक प्रभावशाली बनी रही, परंतु आगे चलकर परिस्थितियां राजाओं के अनुकूल होती गई। धर्म युद्धों से बहुत से सामंतों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया।
व्यापार वाणिज्य से समृद्ध होता व्यापारिक वर्ग राजाओं को सहयोग देने लगा। मुद्रा के प्रचलन से राजा लोग अपनी निजी सेना रखने में समर्थ हो पाए, जिससे सामंतों को दबाने का काम सुगम हो गया। प्रशासन पर से सामंतों के प्रभाव को समाप्त करने की दृष्टि से राजा ने अपने कर्मचारी नियुक्त कर प्रशासन चलाना शुरू कर दिया। इससे सामंतों के महत्व में भारी कमी आ गई। बारूद के उपयोग तथा उस पर राजा के एकाधिकार तथा बंदूकों के प्रचलन और बंदूकधारी सैनिकों की बटालियनों की स्थापना ने सामंतों की सैनिक शक्ति की कमर तोड़ दी। अब राजाओं को अपने सामंतों की सैनिक सहायता की पहले जैसी आवश्यकता न रही। किसानों के विद्रोह ने भी सामंतों की शक्ति तथा प्रभाव को कम करने में योगदान दिया। राजाओं और सामंतों के इस संघर्ष में अब सामंत अकेले पड़ गए और अंत में उन्हें केंद्रीय सत्ता को आत्मसमर्पण करना पड़ा। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता का विकास। धर्म युद्धों से यूरोपवासियों में राष्ट्रीय भावना का अंकुर प्रस्फुटित हुआ। 1331 से 1443 ईस्वी के मध्य यूरोप में 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध से यूरोपवासियों में राष्ट्रीय भावना का सूत्रपात हुआ। वैसे बहुत से विद्वानों का मानना है कि 100 वर्षीय युद्धों से ही यूरोप में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ था। व्यापारी वर्ग ने भी राष्ट्रीय विकास में अहम भूमिका अदा की। व्यापारी लोग अपने अपने देश में दूसरे देश के व्यापारियों के स्थायी रूप से बस जाने के विरुद्ध थे। परिणाम स्वरूप देशी एवं विदेशी व्यापारियों में संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में राजाओं ने स्थानीय व्यापारियों के हितों की रक्षा हेतु कदम उठाए। देशज भाषाओं के विकास से भी राष्ट्रीय भावना सबल हुई। संक्षेप में अब राष्ट्र सर्वोपरि हो गया। चूंकि राष्ट्र का स्वामी राजा था, अतः सामंतों की शक्ति को भारी धक्का लगा और अब वे अपने स्वामी राजा के विरुद्ध जन समर्थन जुटाने में भी विफल रहे। यही कारण है कि 15वीं सदी के अंत तक सामंत तंत्र का राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभुत्व समाप्त हो चुका था। नेक्स्ट है रूढ़िवादिता। सामंत तंत्र एक रूढ़िवादी तंत्र सिद्ध हुआ। वह समय की गति को समझने तथा उसके अनुकूल कदम उठाने में विफल रहा। 14वीं सदी के अंतिम दशकों में सामंती शोषण तथा अत्याचारों से तंग आकर किसानों में असंतोष की ज्वाला धधकने लगी। नगरों के विकास ने किसानों को रोजी रोटी का साधन सुलभ उपलब्ध करा दिया था। इससे वो अब अधिक समय तक शोषण सहन करने को तैयार नहीं थे। व्यापारी वर्ग भी किसानों को अच्छी आय का प्रलोभन देकर उन्हें नगरों की ओर आकर्षित कर रहा था। इस पर सामंतों द्वारा इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सामंतों ने अपनी मनोवृत्ति में कोई बदलाव नहीं किया और वे पहले की भांति किसानों का शोषण करते रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने विनाश से रूबरू होना पड़ा। यदि सामंत समय अनुकूल कदम उठा लेते तो शायद उनका पतन इतनी जल्दी नहीं होता। नेक्स्ट है नगरों का विकास। व्यापारी वर्ग में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की भावना पनपने लगी। नगरों के विकास से किसान नगरों की तरफ पलायन करने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की कमी हो गई और इससे सामंतों के प्रभुत्व में भी कमी आई। पश्चिमी एशिया से संपर्क। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोप के जो व्यापारी थे वो पश्चिमी एशिया के देशों के संपर्क में आए। इससे उन्हें नई संस्कृति के विभिन्न पक्षों का ज्ञान हुआ, जहाँ स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाता था। अतः जो पश्चिम एशिया के संस्कृति थी उसे प्रभावित होकर वे भी अपने देश में प्रचलित रूढ़िवादी प्रवृत्ति अर्थात सामंत प्रथा से छुटकारा पाना चाहते थे। नेक्स्ट है साम्राज्यवादी नीति का विकास। शक्तिशाली सेना का गठन कर साम्राज्यवादी नीति अर्थात अपने प्रभुत्व को बढ़ाने या साम्राज्यवादी नीति को प्रोत्साहन देना भी मध्य युग की ही देन है, जिसके परिणाम स्वरूप सामंत प्रथा बिल्कुल शिथिल पड़ गई और धीरे धीरे उसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। सामंतों की भोग विलासिता। प्रारंभिक सामंत शूरवीर तथा साहसी थे और अपनी जागीरों में ही रहते थे, जिससे कि जागीर की जनता के साथ उनका सीधा संपर्क था। परंतु किसानों के शोषण के कारण सामंतों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने पर वे भोग विलासी जीवन व्यतीत करने लगे। नगरों का जीवन उन्हें आकर्षित करने लगा क्योंकि वहाँ सुख सुविधा और भोग विलास के अधिक साधन उपलब्ध थे। कुछ सामंतों ने तो अपनी भूमि व्यावसायिक लोगों को बेचना भी शुरू कर दिया।
भोग विलासिता की सामग्री के लिए धन की खातिर कुछ सामंतों ने अपने कृषक दासों को एक मुश्त धन के बदले में दासता से मुक्त करना भी शुरू कर दिया। सामंतों में बढ़ती हुई भोग विलासिता ने अंत में सामंत प्रथा के महत्व को ही क्षीण कर दिया। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में सामंतवाद का पतन होना स्वाभाविक ही था। विद्यार्थियों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।